हेलो फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस है वन सीआरटी के माध्यम से करा रही हूँ। ओके, इससे पहले मेरी एक क्लास आ चुकी है जिसके अंदर मैंने आपको गरीबी वाला टॉपिक है कंप्लीट करवा दिया है। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रास्फीति। सबसे पहले हम मुद्रास्फीति के परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार देखेंगे और आगे हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए कार्य देखेंगे। ओके, देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल ढंग से परिभाषाएं दी गई है जो हम देखते हैं। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा संपूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को अनेक चुनौतियों को सामना भी करना पड़ रहा है। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, जन सामान्य की चर्चाओं, इंटरनेट आदि से मिलने वाली विभिन्न सूचनाओं पर हम विचार करें तो पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं संभवतः सर्वाधिक गंभीर है। ये समस्याएं कमोवेश एक साथ जुड़ी हुई है तथा स्वतंत्रता के बाद से अब तक नियंत्रण बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम कि गरीबी तथा बेरोजगारी को भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन समस्याओं के कारण न केवल अर्थव्यवस्था को नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ता है अपितु समाज को भी अनेक हानियां वहन करनी पड़ती है। इनके संबंध में हमारी सामान्य समझ और ज्ञान को व्यापक बनाने की दृष्टि से हमें इनका अर्थ, स्वरूप, कारण, परिणाम तथा रोकने के उपायों की पारंपरिक जानकारी होना आवश्यक है। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि सामान्य कीमतों के स्तर में वृद्धि। एनसीईआरटी में जो ये परिभाषा दी गई है, ये इसका अर्थ हो जाएगा कि एक व्यक्ति द्वारा जो सामान्य तौर पर वस्तुएं खरीदी जाती है वो किसी टाइम के स्तर पर उनका मूल्य में वृद्धि हो जाने मुद्रास्फीति है। चलिए आगे देखते हैं हम कि मूल्य वृद्धि है मुद्रास्फीति। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करते हैं। आपने भी निश्चित ही कपड़े, खिलौने, जूते, चंपल, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि खरीदे होंगे या अपने परिजनों को तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते देखा होगा। वस्तुओं की क्रय के दौरान सामान्यतः देखने को मिलता है कि अधिकांश वस्तुओं के लिए हमें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। ओके, इस बढ़ती कीमतों के परिदृश्य को मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें परिभाषाओं में कह रहे हैं कि जो सामान्यतः महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे हम मुद्रास्फीति कह देते हैं और सामान्य तौर पर सामान्य लोग हैं वो महंगाई शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम कि कीमत मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवाओं की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु अथवा सेवाओं की कीमत कहलाती है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं कि परिभाषिक तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा कि मुद्रास्फीति की परिभाषा, क्योंकि आज आपने रिटमेंट्स का पेपर दिया होगा और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के माध्यम से जो बोर्ड है वो लाइन टू लाइन कैसे पर्सन पुट अप कर रहा है। ओके, देखिए यह अनेक वस्तुओं अर्थात वस्तु समूह की कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। यह समझते हैं कि बाजार में आप सब्जियों की कीमतों में वृद्धि अनुभव कर रहे हैं। समाचार पत्र कम होती मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति बता रही है। इसके विपरीत यह भी संभव है कि आप किसी वस्तु या कुछ वस्तुओं की कीमत में कमी महसूस कर रहे हैं लेकिन समाचार पत्र बढ़ती मुद्रास्फीति बता रहे हैं। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं की कीमतों के औसत स्तर में वृद्धि से है, ना कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि मात्रा से। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में महंगाई, ना कि एक वस्तु की महंगी होना और जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी मुद्रा कम होना। मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि सभी वस्तुएं एक साथ महंगाई और सतत वृद्धि हो, उसे मुद्रास्फीति कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए हमने मुद्रास्फीति की परिभाषाएं देख ली है और मुद्रास्फीति के आगे हमें माप देखेंगे, यानी मुद्रास्फीति को किस मेथड के द्वारा उन्हें मापा जाता है कि मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तो उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति के दर के मापन हेतु विभिन्न विभिन्न प्रकार की कीमत सूचकांक बनाती है। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार की कीमत सूचकांक तैयार किए जाते हैं। इन सूचकांकों में थोक मूल्य, देखिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अस्वीकृति कारक प्रमुख है। यहाँ से दोबारा देखिएगा आप कि भारतीय मुद्रास्फीति के माप के लिए कौन कौन से मेथड उपयोग में लिए जाते हैं। एक तो थोक मूल्य सूचकांक हो गया और हमारा ये दूसरा हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उसके बाद हो गया राष्ट्रीय आय अस्वीकृति कारक प्रमुख है। ये कारक एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में समय के साथ साथ होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या परिवर्तन से मापा जाता है। देखिए सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाई का एक औसत व्यक्त करते हैं। सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप दोबारा बता देती हूँ आपको कि मुद्रास्फीति
भारत में मापने के कौन-कौन से तरीके हैं? उसके अंदर भारत के अंदर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का निर्धारण किया जाता है और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक राष्ट्रीय अपस्फीति कारक सूचकांक के माध्यम से एक समय के अंतराल में बताया जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी महँगाई यानी मुद्रास्फीति की बढ़ोतरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से नापा जाता है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन-सा सूचकांक प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन में अलग-अलग सूचकांक आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारतीय मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर भारत में गंभीर समस्या रही है। यद्यपि 1950 के दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर 1.7% थी, लेकिन 1960 के दशक में यह 6.4% हो गई है। 70 के दशक में यह 9% से ऊपर पहुंच गई है। ऊंची मुद्रास्फीति का यह दौर 1995 ईस्वी तक चलता रहा। इसके पश्चात मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिली। वर्ष 2001 से 2011-12 के मध्य यह लगभग 7.4% बनी हुई है। लेकिन मुद्रास्फीति की आगे हम हानियाँ देखते हैं कि मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में कौन-कौन सी हानियाँ देखी जाती हैं। ओके, देखिए एक सामान्य व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन वास्तव में समस्या यह एक यहाँ पर समाप्त नहीं होती। मुद्रास्फीति व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है और मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व की वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को तेजी से गिराती है। देखिए मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि मुद्रास्फीति की हानि क्या होती है। मुद्रास्फीति ना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करती है बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। ओके, मुद्रास्फीति के आगे देखते हैं हम क्या क्या हानि होती है कि मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि होती है। इस वर्ग को उसके समान कार्यों एवं सेवाओं के लिए प्राप्त समान राशि की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है तथा ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा मुद्रा है वो वापस चुकानी पड़ती है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मुद्रास्फीति है उसमें क्या-क्या हानि होती है। मुद्रास्फीति के अंदर एक व्यक्ति को जो एक निश्चित राशि होती है उससे अधिक व्यय करनी होती है और व्यय अधिक करने के कारण उसकी बचत है वो कम हो जाती है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक ऋणी है उसे क्या होता है जो एक ऋणदाता होता है उसे लाभ होता है और जो कर्जदार होता है उसे हानि होती है। ओके, देखिए ये थ्योरी है और इसके अंदर है थ्योरी से क्वेश्चन पुट अप होंगे। इसके अंदर आप लाइन टू लाइन ध्यान रखिएगा कि मुद्रास्फीति का प्रभाव है आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं धन के वितरण आदि पर भी पड़ता है, जिसका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति विकास के लाभों को समाप्त कर देती है, अतः इसे नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति के आगे हमें प्रकार जानेंगे। हम प्रकार जानने से पहले आपको एक मैं एग्जाम था जो सेकंड ग्रेड का उसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कैसे एनसीईआरटी के माध्यम से क्वेश्चन पुट अप हुआ। ओके, ये देखिए ये 7 अगस्त 2025 को जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो उसके परिणाम से होने वाली कौन सी मुद्रास्फीति होगी। आगे आप ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद जानेंगे। ओके, चलिए मैं आपको आगे बढ़ा देती हूँ। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि मुद्रास्फीति के कौन-कौन से प्रकार होते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति की परिभाषाएँ देखेंगे और उनके कारण देखेंगे। मुद्रास्फीति को कौन निर्धारित करता है अर्थात मुद्रास्फीति के क्या कारण है, यह कभी कम तो कभी ज़्यादा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति की अवधारणाओं के द्वारा मूल्य वृद्धि की मांग प्रेरित लागत प्रेरित स्वरूप को समझना आवश्यक है। एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं द्वारा प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। समग्र मांग का स्तर उपभोग हेतु मांग, निवेश हेतु वस्तुओं की मांग, सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय तथा विदेशी क्षेत्र को विशुद्ध निर्यात का योग होता है। समग्र पूर्ति का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक से उत्पादित करते हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाली असंतुलन कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जब समग्र मांग में वृद्धि होती है तो समग्र पूर्ति में कमी होती है या दोनों स्थितियों में एक साथ उत्पन्न हो सकती है तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बनता है। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन कीमतों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जब समग्र मांग में वृद्धि होती है या समग्र पूर्ति में कमी आती है, यह दोनों स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बनता है। और समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का अर्थ हो जाएगा जब व्यक्ति की जनसंख्या अधिक हो और जनसंख्या अधिक के कारण मांग अधिक हो, जिसके कारण है व्यक्ति है वो प्रत्येक कीमत पर उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे देखते हैं कि लागत में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में
हम आगे देखते हैं कि लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का अर्थ हो जाएगा कि लागतों में वृद्धि के कारण जो किसी वस्तु को बनाने में जो अधिक व्यय करना पड़ता है उसके कारण है, एक व्यापारी होता है वो अपनी जो वस्तु होती है उसके कीमतों में वृद्धि कर देता है, उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति कारण मुद्रास्फीति एक सुस्पष्ट सुनिश्चित कारण नहीं है, ये अनेक कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी कुछ कारक निम्नलिखित हैं। ओके, देखिए मुद्रास्फीति की पूर्ति में तेज वृद्धि की मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि एक नंबर हमारा कारण हो जाएगा। कि विश्व के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है कि मुद्रा की पूर्ति की आवश्यकता से अधिक होना। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो उसे अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है, जिससे दिए गए कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है और कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी जब अधिक मुद्रा है वो कम सामान का पीछा करती है, उसे क्या कहेंगे हम? मुद्रास्फीति का जो लागत जन्य मुद्रास्फीति हो जाएगी। ओके, दूसरा कारण देखते हैं मुद्रास्फीति का कि औद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। जब उद्योगों और कृषिगत उत्पादन में धीमी गति होती है उत्पादन के अंदर, इसके कारण मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है। देखिए आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास की दर अपेक्षित दर से कम रही है। 1965 से 1985 के मध्य जो उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशजनक रहा है। अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होती रही है, लेकिन उद्योग इस वृद्धि को सुस्पष्ट करने में असफल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में मांग की आधिक्य ने कीमतों को तेजी से बढ़ाया। अनेक सुधार और क्रांतियों के बावजूद भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत नीची है। इसके साथ भारतीय कृषिगत उत्पादन मांग को संतुष्ट करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादों की उच्च मांग उसकी कीमतों को लगातार तेजी से बढ़ रही है। हमारा मुद्रास्फीति के अंदर तीसरा कारण हो जाएगा कि सार्वजनिक व्यय का स्तर ऊंचा होना। विकास के साथ साथ बढ़ती दायित्वों के कारण सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुत्पादक व्यय समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ाता, लेकिन जनता को क्रय शक्ति प्रदान करके समग्र मांग को बढ़ा देता है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारा मुद्रास्फीति के अंदर 4 नंबर कारण देखते हैं। इसके अंदर अनेक कारण दिए गए हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव उच्च बना रहता है, जो कीमतों को तेजी से बढ़ाता है। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए उन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देती है, जो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। महंगे आयात, कृषिगत उत्पादकों की ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, आय का बढ़ता स्तर, अप्रत्यक्ष करों का उच्च स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में बाधाएं अत्यधिक कारणों से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। देखिए हमने मुद्रास्फीति कारण देख लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा कौन-कौन से उपाय किए जाते हैं आगे हम ये देखते हैं। ये देखिए मौद्रिक नीति एक आरबीआई के द्वारा किया जाने वाला कार्य है मौद्रिक नीति। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु है वो केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय है वो अपनाए जाते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक बैंक दर, साख की उपलब्धता, ब्याज दरों को प्रभावित कर समग्र मांग को कम करने हेतु समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है कि आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति बनाकर देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाता है। और हम दूसरा देखते हैं कि राजकोषीय नीति। सरकार द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। इसके अंदर कि इन उपायों में सरकार करारोपण करती है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक निर्णयों में परिवर्तन कर समग्र मांग को नियंत्रण कर समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर सार्वजनिक व्यय में कमी कर और सार्वजनिक ऋण कर समग्र मांग को नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। देखिए हमने थ्योरी के माध्यम से मैं आपको उसकी परिभाषा बता चुकी हूँ मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय नीति अपनाई जाती है और आरबीआई द्वारा है मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। हम ये देख चुके हैं। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ कि यदि बहुत अधिक मुद्रा है वो कम सामान का पीछा करती है तो उसके परिणाम से होने वाली मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे हमें एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि बहुत अधिक मुद्रा है वो कम सामान का पीछा करती है, उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ओके, आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।